यस हाँ, कल अपन ने करा था, कल कहाँ तक का कंप्लीट हुआ था अपना? कल अपन ने लास्ट किया था एक्सपेंडिचर और इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, यहाँ तक का कंप्लीट करा था कल। आज अपने को स्पेशल एंट्री से करना है। फर्स्ट स्पेशल एंट्री, देखो स्पेशल एंट्रीज क्या होती है, जो एडजस्टमेंट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। ये वाली जितनी भी एंट्रीज अब अपन करने वाले हैं, ये सारी एंट्रीज का ट्रीटमेंट कब होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सारी एंट्रीज कब काम में आती है? एट द एंड ऑफ द ईयर, जब अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के टाइम पे ये एंट्रीज अपनी काम में आती है। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज भी कहलाती है ना। देखो अब लाइन से एक एक चीज समझते जाना। फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक मिनट रुको, मैं क्लैरिटी देता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सबसे पहले व्हाट यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब कि द एक्सपेंसेस व्हिच आर ड्यू बट नॉट पेड। अपने को एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं, अपने को पे करने बाकी है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं, पे करना बाकी है, तो उसको किस तरीके से? ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड, अपने ये एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं मगर मैंने अभी तक इनको पे नहीं करा है। इन एक्सपेंसेस के अंदर किस तरीके से एंट्री होगी? पहले इन एक्सपेंसेस का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। ये जैसे सैलरी है, सैलरी मेरी ड्यू हो चुकी है, किसी एम्प्लॉय ने मेरे अंडर में काम करा, 1 महीने काम करा, तो 1 महीने में उसकी सैलरी ड्यू हो चुकी है मगर मैंने उसको अभी तक पेमेंट नहीं करा है। तो इन दैट केस एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। जितनी भी सैलरी उसकी ड्यू है वो अमाउंट की एंट्री हो जाएगी, दैट इज 5000। मान लो 5000 रुपीस की सैलरी है तो 5000 रुपीस की एंट्री हो गई। अब इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे? ये अपने लिए क्या बन जाएगी? जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, दिस इज अवर लायबिलिटी, और ये अपने लिए क्या है? एक्सपेंस। ये तो क्या हो जाएगी? अपनी लायबिलिटी, और ये अपने लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की फर्स्ट एंट्री क्या सीख ली अपन ने? जो भी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। जो भी एक्सपेंस है, जैसे मान लो रेंट के नाम का एक्सपेंस है तो रेंट के नाम के एक्सपेंस के अंदर रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी के नाम का एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, जो भी आपका एक्सपेंस है उस एक्सपेंस का नाम यहाँ पे कोड करेंगे और अपनी एंट्री पास हो जाएगी। सेकंड है प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस द एक्सपेंसेस व्हिच वी हैव पेड बट नॉट ड्यू, नॉट ड्यू बट पेड। सेकंड अपना हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या होता है? नॉट ड्यू बट पेड, नॉट ड्यू बट पेड मतलब कि अपन ने ये एक्सपेंसेस अपने ड्यू नहीं हुए मगर अपन ने ये एक्सपेंसेस पे कर दिए। इन दैट केस अपने लिए क्या बनेगा? पहली बात तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा? अपनी असेट हो जाएगी। असेट हो जाएगी तो असेट हमेशा, असेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। मुझे कोई भी नई असेट क्रिएट करनी है तो असेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? मैं रेंट का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मान लो मैंने 3 महीने का रेंट एडवांस पे कर दिया, तो इन दैट केस 3 महीने के एडवांस रेंट की एंट्री मुझे करनी है। 1 महीने का रेंट 5000 रुपीज है, 3 महीने का एडवांस रेंट 15000 मैंने पे कर दिया, तो 15000 की एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 15000। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मेरा जो प्रीपेड रेंट है वो प्रीपेड रेंट मेरे लिए क्या बन गई? एक असेट बन गई, और जो रेंट है वो तो मेरा क्या है? एक्सपेंस है। तो प्रीपेड रेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? प्रीपेड रेंट जितना भी मैंने रेंट इस साल पे करा है उसमें से 15000 मैं माइनस कर दूंगा अंडर द हेडिंग प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट पे मैंने रेंट अकाउंट को क्या करा? क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है? एक्सपेंसेस का नेचर होता है डेबिट।
मगर उसको इस एंट्री में अपन क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। क्रेडिट करने का मतलब कि उस एंट्री इसमें अपन क्या कर रहे हैं, उस एक्सपेंस को कम कर रहे हैं। किसी भी एक्सपेंस को कम करने का मतलब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, जब बैलेंस शीट बनेगी या जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी टोटल एक्सपेंसेस अपन इस साल में पे करें, उसमें से 15,000 के एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे अंडर द हेडिंग प्रीपेड रेंट के नाम से। ठीक है, देन नेक्स्ट accrued income. Now accrued income, accrued income means earned but not received. We have earned it but we have not received. तो ये अपने लिए क्या होती है, asset होती है। थर्ड हो गया accrued income। हाँ, थर्ड है अपना accrued income. Now accrued income means we have earned but not received. Earned but not received. Earned but not received means कि we have earned it. मैंने एक महीने कहीं पे जॉब करा, ये एक महीने कहीं काम करा, तो मेरे को मेरी सैलरी में अर्न कर चुका हूँ, मगर मुझे रिसीव नहीं हुई है। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, मेरी असेट बन जाएगी। एंट्री क्या पास करेंगे, असेट क्रिएट कर रहे हैं। मान लो मैं किसी सैलरी की बात कर रहा हूँ कि मैंने मेरी एक महीना सैलरी काम कर लिया, मगर मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली है। तो इन दैट केस एंट्री क्या बन जाएगी, अक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। इसमें जो भी ट्रीटमेंट, जिस भी तरीके का इनकम है अपनी, वो इनकम का नाम लिख सकते हैं। जैसे कमीशन है तो कमीशन का नाम लिख सकते हैं अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इस तरीके से जो भी अपनी इनकम है, वी हैव अर्नड इट बट नॉट रिसीव्ड, तो एंट्री क्या बन जाएगी अपनी, अक्रूड कमीशन अकाउंट, मतलब अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट जो भी टू इनकम अकाउंट। जिस भी इनकम का नाम यहाँ पे लिखना है, वो इनकम का नाम अपन यहाँ पे लिख देंगे। ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम आ जाएगा, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ये आपकी थर्ड एंट्री हो गई। देन नेक्स्ट फोर्थ, unearned income. Now what do you mean by unearned income? Unearned income. Unearned income means we have not earned but received. Not earned but received, कि we have not earned that income but we have received this income। तो ये अपने लिए क्या है, अपनी लायबिलिटी है। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, लायबिलिटी। मेरे को एक नई लायबिलिटी क्रिएट करनी है। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो मुझे क्रेडिट नेचर की लायबिलिटी क्रिएट करनी है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, जैसे मान लो मेरे को रेंट एडवांस में रेंट रिसीव हो गया, जो मुझे बाद में फ्यूचर में रिसीव होने वाला था, वो मुझे रेंट पहले से मेरे जो टेनेंट है, मेरे टेनेंट ने मेरे को पहले से रेंट दे दिया। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट। जितना भी मुझे रेंट मिलना था, वो रेंट को अपन, मतलब जितना भी मेरे को रेंट एक्स्ट्रा मिल चुका है, वो रेंट अकाउंट मैंने मेरी इनकम में से कम कर दिया। ये मेरी इनकम है, ये ध्यान रखना, ये मेरी इनकम है। और ये जो अनअर्न्ड रेंट है, ये मेरे लिए क्या है, मेरी लायबिलिटी। इसका ध्यान रखना मेन चीज, कि रेंट अपने लिए यहाँ पे क्या है, इनकम है। तो अपन ने जो इनकम पहले ज्यादा नोट डाउन करी हुई थी अपने बुक्स में, उस इनकम को वापस डेबिट करके कम कर दिया। अगर मैं इनकम को डेबिट करूंगा, तो इनकम को डेबिट करने से क्या होगा, मेरी इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट,
कैमरा शो हो रहा है ना? हेलो, आप लोगों को कैमरा शो हो रहा है मेरा? शो हो रहा है अभी? ठीक। देन नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। नाउ सिंपल डेप्रिसिएशन अपन पहले भी कर चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब कोई भी असेट को जो अपन यूज करते हैं उसको यूज करने से जो उसकी वैल्यू में रिडक्शन आता है, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन एक तरीके का एक्सपेंस है। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो डेप्रिसिएशन को क्रिएट करने के लिए, मान लो मैं किसी मेरी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मेरा डेप्रिसिएशन मैंने क्रिएट कर दिया, डेप्रिसिएशन को डेबिट करके, और मशीनरी को क्रेडिट कर दिया, जिससे मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। मैं किसी भी एसेट की वैल्यू को कम करना है तो उसको क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। तो मशीन की वैल्यू को कम करने के लिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया और डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट, ये देखो सिंपल सा बेसिक सिंपल एंट्रीज है। जब अपन फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे उन सबके अंदर ये वाले पॉइंट्स आएंगे। तो अभी अपन पहले एक बार जितने भी अलग अलग टाइप की जनरल एंट्रीज बनती है वो बनाना सीख रहे हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 6 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? इनकम या एक्सपेंस है? बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है, वही एक्सपेंस क्रिएट करना है। एक्सपेंस क्रिएट करने की एंट्री क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो मैंने यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट क्यों करा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अल्टीमेटली अपन किसको पे करेंगे? प्रोपराइटर को। प्रोपराइटर को अपन कभी भी कैश में डील नहीं करते। प्रोपराइटर के साथ मुझे जो भी डीलिंग करनी होती है वो किसके थ्रू करते हैं? थ्रू इट्स कैपिटल अकाउंट। तो अपन ने उसके कैपिटल अकाउंट को और क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने का मतलब अपन ने उसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर दिया। तो जितना भी मुझे उसको इंटरेस्ट पे करना है वो मैंने उसकी कैपिटल को इंक्रीज करके उसको पे कर दिया। ठीक है, सिंपल। देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका अपोजिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है या एक्सपेंस है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने लिए इनकम है। इनकम है तो मुझे इनकम क्रिएट करनी है। जो ड्राइंग्स प्रोपराइटर ने करी है बिजनेस में, अब मैं उस पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा प्रोपराइटर से। तो प्रोपराइटर से अगेन मैं कैश में डीलिंग नहीं करता। प्रोपराइटर से अगर मुझे जो भी डील करना होता है वो किसके थ्रू करता हूँ? थ्रू इस कैपिटल अकाउंट। तो जब मुझे उसको इंटरेस्ट पे करना था तो मैंने उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया था। कैसे? क्रेडिट करके। अब मुझे उसकी कैपिटल को कम करना है, मुझे उससे इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट चाहिए तो मैं उसकी कैपिटल को कम करूंगा। कैपिटल को कम करने के लिए इस बार क्या करेंगे अपन? डेबिट कर देंगे उसकी कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अपन ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, मगर कैपिटल में डेबिट इफेक्ट अपने को डालना है। कैपिटल में डेबिट इफेक्ट डालने का मतलब मुझे कैपिटल को अल्टीमेटली कम करना है, मगर मैं उसको इस तरीके से नोट डाउन नहीं कर सकता। तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसकी जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट को भी अपन क्या ट्रीट करेंगे? इसकी ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो अपनी एंट्री क्या बन जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मैंने ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट क्यों करा? ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करने से अल्टीमेट इफेक्ट क्या जाएगा कि मेरी जो पार्टनर की कैपिटल है, मतलब जो प्रोपराइटर की कैपिटल है, वो कैपिटल कम हो जाएगी। समझ आ रहा है? कैपिटल को अपन डेबिट करके कम नहीं कर सकते। कैपिटल को अगर मुझे कभी भी कम करना है तो कैपिटल को कम किस तरीके से करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करके। अगर मुझे कैपिटल को बढ़ाना है तो डायरेक्ट कैपिटल लिख के बढ़ाऊंगा, मगर अगर कैपिटल को कम करना है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करके कैपिटल को कम कर दूंगा। समझ आया सबको? देन नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेड। अब देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स किसका एक्सपेंस होता है? इनकम टैक्स प्रोपराइटर का एक्सपेंस होता है। प्रोपराइटर का एक्सपेंस अगर बिजनेस पे कर रही है तो मतलब क्या हुआ? बिजनेस का पैसा प्रोपराइटर यूज कर रहा है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। तो अपन ने ड्रॉइंग्स का मतलब जो इनकम टैक्स का अमाउंट है वो इनकम टैक्स का अमाउंट पे कर दिया, तो एंट्री विल बी इनकम टैक्स की एंट्री कर रहे हैं अपन। इनकम टैक्स पेड, तो एंट्री क्या बन जाएगी? ड्रॉइंग्स। मैंने बताया आपको अपन इनकम टैक्स को किसकी तरह ट्रीट करेंगे? ड्रॉइंग्स की तरह। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी क्वेश्चन में मेंशन दे रखा है। अगर अपन ने इनकम टैक्स इन कैश पे करा है तो कैश की एंट्री आ जाएगी, अगर बैंक के थ्रू पे करा है तो बैंक की एंट्री आ जाएगी। 99% ऑफ द केसेस हमेशा बैंक की एंट्री होगी। इनकम टैक्स अपन कभी भी कैश में पे नहीं करते, इनकम टैक्स हमेशा क्या होता है? बैंक पे पे करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। देन नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स। नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी अपन ने सीखा था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होते हैं? जब मुझे किसी डेटर्स के ऊपर डाउट होता है कि ये डेटर्स मुझे पैसा देगा या नहीं देगा, तो अपन पहले से ही प्रोविजन क्रिएट करके चलते हैं उन डेटर्स के ऊपर कि मुझे ये डाउट है कि इस डेटर से पैसा नहीं आएगा, तो मुझे फ्यूचर में लॉस ना हो। तो फ्यूचर में लॉस ना हो तो मैं क्या करता हूँ? पहले से ही एक प्रोविजन क्रिएट करके चलता हूँ। अच्छा, ये कौन से प्रिंसिपल के थ्रू करते हैं अपन? फटाफट, कौन सा प्रिंसिपल बताता है अपने को कि अपने को प्रोविजन क्रिएट करके चलना चाहिए? सनिका, नो आंसर एज यूजुअल। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म अपने को बताता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस जो अपन ने पढ़ा था, दोनों एक ही नाम है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि अपने को हमेशा फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस को एंटिसिपेट करना है। वी शुड ऑलवेज एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस एंड वी शुड नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म अपन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करते हैं डेटर्स के ऊपर। तो यहाँ पर अपन क्रिएट करेंगे 9 पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मुझे क्रिएट करना है। ये मेरे लिए क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मुझे क्रिएट करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेरे लिए क्या है? मेरे लिए मेरा मतलब एक तरीके से ये किसकी तरह ट्रीट करते हैं अपन? एज एन एक्सपेंस। भाई मेरा अभी एक्चुअल एक्सपेंस नहीं हुआ है, मगर इन फ्यूचर अगर मेरे को लॉस लगता है तो ये एक प्रोविजन है जो मुझे उस लॉस से बचाएगा। तो ये कहाँ से क्रिएट करेंगे अपन? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अपन अपना जो प्रॉफिट्स है उन प्रॉफिट से प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की एंट्री क्या हो जाएगी अपनी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आपकी जो बेसिक जो जितनी भी एंट्रीज थी वो सब एंट्रीज खत्म हो चुकी है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो फटाफट। अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम, सोल्ड गुड्स टू अमर ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना लो जर्नल का। ये अपन ने जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना लिया। आंसर 5 कर रहे हैं अपन। इन द बुक्स ऑफ श्याम बोला हुआ है तो अपन यहां पे भी नोट डाउन करेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ श्याम। ठीक है। Now first entry, journal in the books of श्याम। जर्नल अपनी बुक का नाम आ गया और जर्नल इन द बुक्स ऑफ श्याम। ठीक है। देन फर्स्ट एंट्री 2019 की, ये अपन ने डेट कौन, डेट पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन अपन नोट डाउन कर रहे हैं, ये 2019 की चल रही है। ऑन 1 दिसंबर सोल्ड गुड्स टू अमर ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने अमर को 50,000 का सामान बेचा और 15% का उसको ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करा। अब देखो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कैश ट्रांजैक्शन है, तो कैश ट्रांजैक्शन है और पर्सनल अकाउंट का नाम अमर का नाम इंक्लूड हो गया, तो ये एंट्री क्या बन जाएगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री विल बी अमर अकाउंट डेबिट, अपन ने डेट डाली 1 दिसंबर और अब एंट्री करी अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नीचे नरेशन आ गया, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब देखो अमाउंट 50,000 की सेल करी है, 50,000 की सेल पे मैंने उसको 15% का डिस्काउंट दिया है। 50,000 का 15% 7,500, तो मैंने उसको 7,500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो मेरा सेल अमाउंट यहाँ पे कितना नोट करूंगा, 42,500। अब ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसलिए अपन इसको बुक्स में नोट नहीं करेंगे, ये चीज अपन लोगों को मालूम है। आप लोगों को दिख रहा है ना सब? ठीक है। सेकेंड एंट्री December 5, अमर रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज लिस्ट प्राइस 6,000 बीइंग डिफेक्टिव। अमर ने 6,000 रुपए के गुड्स अपने को वापस रिटर्न कर दिए क्योंकि वो गुड्स डिफेक्टिव थे। अब देखो 6,000 रुपीज की लिस्ट प्राइस। नाउ व्हाट यू मीन बाय लिस्ट प्राइस? ये देखो वर्ड जो है लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मींस कोटेड प्राइस कि उस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी प्राइस लिखी हुई है। तो प्रोडक्ट पे कितनी प्राइस लिखी हुई है, 6,000 रुपए। मगर देखो जब अपन ने उसको सामान बेचा था तो मैंने उसको 15% का डिस्काउंट दिया था, तो जब वो सामान रिटर्न करेगा तब भी मैं 15% का डिस्काउंट काट के ही उससे रिटर्न करूंगा। तो जो मेरा 6,000 का अमाउंट है, 6,000 का 15%, 15 6 90, 900 रुपए मेरे डिडक्ट हो गए। देन देखो एंट्री क्या बन जाएगी, सबसे पहले ये मैंने डेट नोट करी 5 दिसंबर। जब उसको सामान बेचा था तो एंट्री क्या बनी, हमारा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सामान को रिटर्न कर रहे हैं तो एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट। अपन ने सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया और अमर को वापस क्रेडिट कर दिया। अब अमाउंट की बात आती है, अमाउंट 6,000 रुपीज का था, 15% मैंने उसको जब सामान बेचा था तब भी मैंने उसको डिस्काउंट दिया था। तो जब मैं उसे सामान वापस लूंगा तो वो डिस्काउंट डिडक्ट करके ही लूंगा। 6,000 माइनस 15% कितना हो जाएगा, 5100। 6,000 का 15% 900 रुपए, तो 6,000 में से 900 रुपए माइनस करूंगा तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 5100। ठीक है। देन नेक्स्ट, अच्छा नरेशन नोट कर लो, बीइंग गुड्स रिटर्न। ये सब आपको कॉपी में नोट डाउन करना है अपने।
देन नेक्स्ट 8 दिसंबर की एंट्री है, अमर पेड द अमाउंट ड्यू अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। अमर पे जितना भी अमाउंट ड्यू था वो अमर ने वो सारा अमाउंट पे कर दिया अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। उसने अपने से 2% का डिस्काउंट लिया और वो डिस्काउंट लेके उसने सारा अमाउंट अपने को पे कर दिया। देखो सबसे पहले डेट नोट डाउन करो, 8 दिसंबर। अब अमर ने अपने को पेमेंट दिया है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, अपने को से कैश रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट, अपन ने उसको डिस्काउंट दिए। अब कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स में नोट डाउन होता है, तो डिस्काउंट को भी नोट डाउन करूंगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट। अब मेरे को जितना भी मैं अमर से मांगता हूं उस अमाउंट का 2% मुझे डिडक्ट करना है, और 2% डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट मुझे अमर ने कैश में पे कर दिया। तो क्या अमाउंट हो जाएगा, मैं अमर से टोटल 6000 रुपीज मांगता था, उसमें से उसने 900 रुपए का सामान, मतलब 5100। अमर से टोटल कितने मांगता था, 42,500 में से उसने 5100 रुपीज का सामान मुझे रिटर्न कर दिया। 42,500 माइनस 5100, 37,400। अब 37,400 को उसने 2% की कैश डिस्काउंट के ऊपर मुझे पे करा है, 2% का डिस्काउंट काट के मुझे पे करा है, तो ये 2% अपन ने माइनस कर दिया उसमें से, तो आ गया 36,652। 36,652 और यहाँ पर आ गया 37,400 और डिस्काउंट कितना आ जाएगा इसका, 2%, 748 रुपीज। तो एंट्री किस तरीके से हो गई, कैश अकाउंट डेबिट 36,652, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 748 टू अमर अकाउंट 37,400। ठीक है, इस तरीके से एंट्री हो गई। अमर का टोटल अकाउंट था 42,500 का, जिसमें से उसने 5,100 का गुड्स अपने को रिटर्न कर दिया, तो ये अपन ने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया। देन जो अमाउंट बचा उस अमाउंट में से 2% अपन ने डिडक्ट करा, वो अमाउंट कितना बचा था, 37,400। 37,400 का 2% निकाला 748, 2% अपन ने डिडक्ट कर दिया और रिमेनिंग 98% अपन को कैश में रिसीव हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट, sold goods to Karan of list price 40,000 at 10% trade discount and 2% cash discount. Karan paid cash for only 40% of the value of goods. अब देखो ये ट्रांजेक्शन आपको कंपाउंड एंट्री दे रखी है, इस ट्रांजेक्शन में क्या बोला है कि अपन ने करण को 40,000 रुपीज का गुड सोल्ड करा एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। पहले डेट नोट डाउन करेंगे अपन, 12 दिसंबर। करण को मैंने 40,000 का गुड्स बेचा, उस पे मैंने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करा, तो 40,000 का 10% 4,000, 36,000 रुपीज का मैंने उसको सामान बेचा। 36,000 के सामान पे उसने 2% का कैश डिस्काउंट भी लिया मुझसे, मगर उसने कैश कितना पे करा है, ओनली 40% ऑफ द गुड्स, तो 36,000 का 40%। देखो इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, ये 40,000 रुपीज का टोटल सामान बेचा, फिर मैंने उसको ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करा 10% का, तो ये हो गया 4,000। मेरा फाइनल अमाउंट रह गया सेल का अमाउंट 36,000। अब 36,000 इसके पास में एक और ऑफर है कि मैं उसको 2% का कैश डिस्काउंट भी दूंगा, मगर कैश डिस्काउंट हमेशा किस अमाउंट पे दिया जाता है, जितना वो मुझे कैश पे करेगा। अब उसने कैश कितना पे करा, इसका 40% तो उसने कैश में पे करा है और 60% उसने क्रेडिट रख लिया। तो जो क्रेडिट रख लिया उसके ऊपर कैश डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा। जो वो कैश में पे कर रहा है सिर्फ उस अमाउंट के ऊपर मुझे उसको 2% का कैश डिस्काउंट देना है। तो 36,000 का अपन ने 40% कैलकुलेट कर लिया,
14,400, तो 36,000 का 40% 14,400। अब 14,400 में से 2% अपन कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे और जो फाइनल अमाउंट आएगा वो अपने को कैश के अंदर रिसीव हो जाएगा। समझ आया? पूरा ट्रीटमेंट वापस बता रहा हूँ। 40,000 का सामान था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया 4,000, माइनस करा, कितना आ गया 36,000। 36,000 का 40% उसने कैश में पे करा, तो केवल जो 40% वाला अमाउंट है उसके ऊपर मैं उसको कैश डिस्काउंट ऑफर करूंगा 2% का, और रिमेनिंग पेमेंट मुझे कैश में मिल जाएगा। रिमेनिंग जो 60% है वो 60% क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब इसको देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले गुड्स बेचने की एंट्री, गुड्स बेचने की एंट्री, तो गुड्स बेचने की एंट्री क्या होगी अपनी? करंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 36,000, अब इसमें देखो अपन दो एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री करंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 36,000, मैंने टोटल जितना 40,000 का सामान था, ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, अमाउंट रह गया 36 से एक एंट्री पास कर दी, करंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 36,000। अब मुझे उससे पेमेंट भी रिसीव हो रहा है। पेमेंट कितना रिसीव हो रहा है? 40%। तो एंट्री हो गई सेकंड एंट्री सेम डेट के ऊपर 12 दिसंबर पर सेकंड एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। अब कैश मुझे कितना मिलेगा? 14,400, तो मेरी 40% सेल थी, तो मेरा 14,400 तो मैंने करंट के अंदर लिख दिया। अब इसके ऊपर कितना डिस्काउंट दे रहा हूं मैं उसको? 2% का, तो ये मैंने 2% कैलकुलेट करा, ये आ गया 288 रुपीज। तो 288 रुपीज का उसको कैश डिस्काउंट दे दिया माइनस 14,400, तो ये रह गया 14,112। ये अपना अमाउंट आ गया कैश कॉलम के अंदर। कैश मुझे कितना रिसीव हो रहा है? 14,112, डिस्काउंट मैंने उसको कितना ऑफर करा? 288 रुपीज, और करंट का अकाउंट कितने से कम हो गया? 14,400 से। ये तो एक तरीका है एंट्री नोट डाउन करने का। दूसरा तरीका, अगर इन सबकी कंबाइंड एंट्री करनी है आपको एक ही बार में, ये इस तरीके से करोगे तो भी सही है, या कंबाइंड एंट्री करनी है पूरी, तो कंबाइंड एंट्री कैसे होगी? जो टोटल सेल अमाउंट था उसको अपन पूरा इन सब टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो पहली एंट्री हो गई मेरी कैश अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट आ जाएगा 14,112, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 288, करंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपके पास में दो मेथड है, या तो पूरे की कंबाइंड एंट्री कर सकते हो। अब देखो करंट में कितना आ जाएगा? 36,000 का 60%, दैट इज 21,600। अब देखो किस तरीके से करा मैंने, वाला समझो। इस एंट्री का एक इंपैक्ट क्या आ रहा है? इस एंट्री के अंदर मैंने करंट को पहले 36,000 से डेबिट करा था, फिर करंट को मैंने 14,400 से क्रेडिट कर दिया। एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ। डेबिट करके अकाउंट ओपन करा, क्रेडिट करके अकाउंट उसका कम कर दिया, तो फाइनल इंपैक्ट करंट के अंदर कितना रह गया? 21,600। जो अभी भी करंट के अंदर देखो अपन ने कितना इंपैक्ट आ रहा है? 21,600। सेल्स कितने की हुई थी? 36 की। सेल्स अभी भी कितने की हो रही है? 36 की। कैश मुझे कितना मिल रहा था? 14,112। कैश अभी भी कितना मिल रहा है? 14,112। डिस्काउंट कितना जा रहा था? 288। डिस्काउंट अभी भी जा रहा है 288। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो दो अलग अलग एंट्री करो। फर्स्ट एंट्री के अंदर आप सामान बेचने की एंट्री करो, करंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स 36,000 पूरा क्रेडिट पे। देन हाथों सेम डेट पे एक और एंट्री पास करो जिसमें उसने अपने को पेमेंट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। टोटल सेल्स का 40% में से 2% डिडक्ट करके 98% कैश रिसीव हो गया। ये तो पहला मेथड।
सेकंड मेथड, अगर आपको कंबाइंड एंट्री करनी है तो टोटल 36,000 की सेल लिखी, 36,000 की सेल में 60% अमाउंट तो क्रेडिट पे डाल दिया 21,600, 40% का 98% अपन ने कैश में लिख दिया और 40% जो था उस 40% के ऊपर 2% का कैश डिस्काउंट पे कर दिया। तो ये दो तरीके हैं, जो तरीके से आपको एंट्री समझ में आती है, जो आपको इजी लगती है, वो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। एग्जाम में दोनों एंट्री करेक्ट मानी जाएगी। समझ आ गया? अब क्या करना है इसके बाद में, जितनी भी अपनी डेबिट कॉलम और क्रेडिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट की आइटम आ रही है, उन सबको ऐड ऑन करके अपन उसका टोटल यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। वो टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? ये क्वेश्चन यहीं पर ही एंड होता है। आपकी 11:15 हो गई, मैं क्लास को एंड करता हूँ। ठीक है, आप अब सुनो, आप लोग क्वेश्चंस करना चालू कर देना।